भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 29 विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का हम देखते हैं विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। तो उत्पादक वर्ग पर इसका लाभ होगा, उपभोक्ता वर्ग को नुकसान होगा, निश्चित आय वाले को नुकसान होगा, परिवर्तनशील आय वाले को लाभ होगा, पेंशन भोगी को नुकसान होगा, आयात जो है वो बढ़ेगा, निर्यात में कमी आएगी, ऋणी उन्हें लाभ होगा, ऋणदाता को नुकसान होगा, देनदार को लाभ होगा और लेनदार को नुकसान होगा। बॉन्ड धारक या डिवेंचर धारक को नुकसान होगा। तो ये पूछा भी गया है कि लेनदार और देनदार को क्या होगा, देनदार को लाभ होगा, लेनदार को नुकसान होगा। ठीक, ऋणदाता, लेनदार, बॉन्ड धारक या डिवेंचर धारक तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, जबकि ऋणी और देनदार एक ही श्रेणी में आते हैं। यहाँ ब्याज दर निश्चित होता है, इसलिए मुद्रास्फीति दर बढ़ने पर रुपये के मूल्य में कमी आती है, जिससे ऋणदाता को नुकसान होता है। इसलिए ऋणदाता, लेनदार, बॉन्ड धारक या डिवेंचर धारक को नुकसान होता है, जबकि मुद्रास्फीति दर बढ़ने पर ऋणी को अधिक ब्याज चुकाना नहीं पड़ता, इसलिए वह लाभ की स्थिति में होता है। इस प्रकार ऋणी और देनदार दोनों लाभ की स्थिति में होता है। सामान्य बैंक अपने धारकों को फ्लोटिंग रेट पर उधार देता है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर परिवर्तित करने पर स्वतः परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बैंक लाभ की स्थिति में होता है और बैंक से उधार लेने वाला नुकसान की स्थिति में होता है। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति पर प्रभाव। आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, जिसमें वह ब्याज दर को बढ़ा देता है। राजकोषीय नीति पर प्रभाव देखें तो यह सरकार के सब्सिडी खर्च में वृद्धि करता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। बचत पर प्रभाव देखें तो मुद्रास्फीति बढ़ने पर खर्च में वृद्धि होती है, जिससे बचत कम हो जाता है। लोग ज़्यादा बचत सोने के रूप में करते हैं। इस प्रकार भौतिक बचत में वृद्धि होती है। अब हम देखें फॉरेक्स पर प्रभाव। तो मुद्रास्फीति बढ़ने पर फॉरेक्स कम होता है, क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ता है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति दर के आधार पर हम देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रकार। तो पहला प्रकार है रेंगती हुई स्फीति, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ मुद्रास्फीति की दर अत्यंत कम होती है, जो 0 से 3% के बीच में होती है। सामान्यतः विकसित देशों में इस प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। दूसरा है दौड़ती हुई स्फीति, यानी रनिंग इन्फ्लेशन, जहाँ मुद्रास्फीति की दर 3% से ज़्यादा और 10% से कम हो। तीसरा है कूदती हुई मुद्रास्फीति या छलांग लगाती स्फीति, जहाँ मुद्रास्फीति की दर 10% से ज़्यादा और 50% से कम हो। चौथा है अतिस्फीति। अतिस्फीति का मतलब है हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ मुद्रास्फीति की दर 50% से अधिक हो, उसे अतिस्फीति कहते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति। वर्तमान में भारत में CPI R+U कंबाइंड को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब हम देखते हैं कोर स्फीति। मूल्य के आधार पर वस्तु दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थिर मूल्य वाले वस्तु और नंबर 2 अस्थिर मूल्य वाले वस्तु।
स्थिर मूल्य वाली वस्तु वह होती है जिसके मूल्य में परिवर्तन होने में दीर्घकालिक समय लगता है, जैसे विनिर्मित वस्तु। अस्थिर मूल्य वाली वस्तु वह होती है जिसके मूल्य में उतार चढ़ाव अधिक होता है, जैसे खाद्य वस्तु और ईंधन इत्यादि। इस प्रकार जब हेडलाइन मुद्रास्फीति से अस्थिर वस्तु के मूल्य यानी खाद्य और ईंधन को हटा दिया जाए तो बचे हुए स्थिर मूल्य वाले वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि को कोर स्फीति कहा जाता है। फिर से पढ़ता हूँ। इस प्रकार जब हेडलाइन मुद्रास्फीति से अस्थिर वस्तु के मूल्य यानी खाद्य और ईंधन को हटा दिया जाए तो बचे हुए स्थिर मूल्य वाले वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि को कोर स्फीति कहा जाता है। कोर स्फीति बराबर हेडलाइन माइनस खाद्य प्लस ईंधन। वर्ष 2022 में भारत में कोर स्फीति लगभग 6% से ऊपर ही रहा है। इसलिए कई समाचार पत्रों में कोर स्फीति को स्टिकी इन्फ्लेशन यानी चिपका हुआ मुद्रास्फीति भी कहा गया। अस्फीति, अब हम 4 शब्द देखेंगे। अस्फीति यानी डिफ्लेशन जो कि पीटी 2010 में पूछा गया है। संस्फीति यानी रिफ्लेशन, निस्पंदन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन और अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। अब देखते हैं अस्फीति और संस्फीति। अस्फीति को मुद्रा संकुचन की स्थिति भी कहा जाता है। यहाँ बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होने से मांग में कमी आ जाती है, जिससे वस्तु का मूल्य कम होने लगता है, जिससे उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होकर उत्पादन कम कर देता है। इससे जीडीपी और समृद्धि दर में गिरावट आती है। उत्पादन कम होने से रोजगार में कमी बेरोजगारी को बढ़ाती है। इससे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे ही अस्फीति कहा जाता है। यहाँ मुद्रास्फीति की दर 0 या 0 से नीचे नकारात्मक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं संस्फीति। अस्फीति को दूर करने के लिए सरकार और आरबीआई अपनी नीतियों के द्वारा बाजार में तरलता या मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है तथा सरकार खर्च में वृद्धि कर और कर के दरों को कम कर बाजार में मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसे ही संस्फीति या रिफ्लेशन कहा जाता है। इस प्रकार अस्फीति को दूर करने के लिए संस्फीति का प्रयोग किया जाता है। अस्फीति स्वतः होता है, जबकि संस्फीति नीतिगत उपायों द्वारा लाया जाता है। अब हम देखते हैं निस्पंदन स्फीति और अपस्फीति। निस्पंदन स्फीति बराबर उच्च मुद्रास्फीति प्लस मंदी प्लस बेरोजगारी। इसे ही स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसे मुद्रास्फीति जनित मंदी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपस्फीति। जब आरबीआई और सरकार अपने नीतिगत उपायों के द्वारा बाजार में तरलता या मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, जिससे मुद्रास्फीति दर को घटाकर सामान्य दर 4 ± 2% में लाया जाए। आरबीआई मौद्रिक
महंगी नीति का प्रयोग करता है, जबकि सरकार खर्च को कम करती है और कर के दर में वृद्धि करती है। इसे अपस्फीति कहा जाता है। अब हम देखते हैं अस्फीति और अपस्फीति में अंतर। अस्फीति स्वतः होता है जो बेरोजगारी बढ़ाता है। अपस्फीति नीतिगत उपायों द्वारा लाया जाता है, इसलिए यह बेरोजगारी नहीं बढ़ाता। अब हम देखते हैं श्रिंकफ्लेशन। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है। श्रिंकफ्लेशन वह स्थिति होती है जहां कंपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि न करके उसके आकार, संख्या और भार को घटा देती है, जैसे पार्ले जी बिस्किट। अब हम देखते हैं धारणीय स्फीति यानी सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की वह निश्चित दर जो किसी भी देश में यदि लंबे समय तक निश्चित किया जाए तो उसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह रोजगार और समृद्धि दर दोनों को बढ़ाता है। इसे ही धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे भारत के लिए 4% मुद्रास्फीति दर। अब हम देखते हैं संरचनात्मक स्फीति यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। देश में आधारभूत संरचना के अभाव से होने वाली मुद्रास्फीति को संरचनात्मक स्फीति कहा जाता है, जैसे भंडारण का अभाव, सड़क का अभाव इत्यादि। अब हम देखते हैं खाद्य स्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन। जब खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो, इसमें तंबाकू, शराब को शामिल नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं फिलिप्स चक्र, फिलिप्स कर्व। अर्थशास्त्री फिलिप्स ने ज्यामिति विधि के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को बतलाया है। उनके अनुसार मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अर्थात मुद्रास्फीति दर बढ़ने पर बेरोजगारी में कमी आती है, जबकि मुद्रास्फीति दर कम करने पर बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार फिलिप्स वक्र स्टैगफ्लेशन का अपवाद होता है। तो यहीं पे लेक्चर नंबर 29 भारतीय अर्थव्यवस्था का समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 30, मुद्रास्फीति का रुपए के मूल्य पर प्रभाव। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि रुपए के मूल्य ह्रास को बढ़ावा देता है। रुपए का अवमूल्यन और मूल्य ह्रास। जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होता है तो उसे रुपए का अवमूल्यन और मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे $1 बराबर 70 रुपये, अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के बाद $1 बराबर 80 रुपये। अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर किया जाता है, जबकि मूल्य ह्रास स्वतः बाजार की शक्ति, मांग और आपूर्ति द्वारा होता है। भारत में रुपए का अवमूल्यन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है। नंबर 1, पहली बार 1949 में। वर्ष 1947 में भारत में $1 बराबर 1 रुपया था। कारण, क्योंकि भारत के ऊपर कोई भी ऋण का दायित्व नहीं था। वर्ष 1951 में सरकार ने
देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का निर्णय लिया? वर्ष 1951 में सरकार ने देश में पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन की आवश्यकता थी। अतः सरकार को विदेशों से उधार लेना पड़ा। इसलिए 1949 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। दूसरी बार 1966 में। कारण 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में उड़ीसा बंगाल में भयंकर अकाल। उपर्युक्त कारणों से देश में आर्थिक सुधार के लिए सरकार को विदेशों से पर्याप्त उधार लेना पड़ा और 1966 में रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ। तीसरा पॉइंट है, तीसरी बार 1991 में। यह अब तक रुपए का सबसे बड़ा अवमूल्यन माना जाता है। कारण 1990 में खाड़ी युद्ध अमेरिका और इराक के बीच। तो 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया। इस कारण भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया। सरकार को IMF और विश्व बैंक से बड़ी मात्रा में उधार लेना पड़ा। इसलिए रुपए का अवमूल्यन किया गया। रुपए में अब देखते हैं रुपए में अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि। जब डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे रुपए में अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि कहा जाता है। जैसे $1 बराबर 80 रुपये, अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि के बाद $1 बराबर 75 रुपये। उपर्युक्त उदाहरण में डॉलर के मुकाबले रुपए की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ गई। अधिमूल्यन सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है, जबकि मूल्य वृद्धि स्वतः बाजार की शक्ति, मांग और आपूर्ति द्वारा होता है। भारत में रुपए का अधिमूल्यन कभी नहीं हुआ है। सरकार द्वारा अवमूल्यन और अधिमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होता है, जबकि अधिमूल्यन में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य अधिक होता है। अब हम देखें मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि। तो मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि जो है ये बाजार की शक्ति द्वारा यानी मांग और आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होता है। बाजार में रुपए की तरलता या आपूर्ति कम होने पर रुपए का मूल्य बढ़ता है। बाजार में रुपए की तरलता या आपूर्ति बढ़ने पर रुपए में मूल्यह्रास होता है। रुपए का मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। रुपए का मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। रुपए में मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि बाजार में डॉलर की आपूर्ति पर निर्भर करता है। नंबर 1, यदि बाजार से डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है, यानी यदि बाजार से डॉलर का बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो बढ़ता है, यानी डॉलर कम होता है तो रुपया बढ़ेगा, और जब रुपया बढ़ेगा तो रुपये का मूल्यह्रास होगा। नंबर 2 है, यदि बाजार में डॉलर का अंतर प्रवाह बढ़ता है। यदि बाजार में डॉलर का अंतर प्रवाह बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, रुपया कम होगा तो रुपये में मूल्य वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि PT 2013, 2016, 2020 में
पूछा जा चुका है। किसी भी देश का फॉरेक्स 4 घटकों से मिलकर बनता है। नंबर 1 विदेशी मुद्रा पर संपत्ति यानी FCA फॉरेन करेंसी एसेट। नंबर 2 स्वर्ण यानी गोल्ड। नंबर 3 विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और नंबर 4 है IMF के पास रिजर्व यानी रिजर्व ट्रांच या गोल्ड ट्रांच, जो कि PT 2013 में पूछा जा चुका है। तो किसी भी देश का फॉरेक्स 4 घटकों से मिलकर बनता है। विदेशी मुद्रा पर संपत्ति, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व। अब हम देखते हैं विदेशी मुद्रा पर संपत्ति यानी FCA। इसके अंतर्गत विभिन्न विदेशी मुद्राओं को शामिल किया जाता है, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो इत्यादि। इनमें सबसे अधिक डॉलर होता है, जो लगभग 65% होता है। फॉरेक्स में लगभग 94% FCA होता है। दूसरा है विशेष आहरण अधिकार SDR, जो कि PT 2016 में पूछा गया है। इसमें पहला पॉइंट है SDR मुद्रा नहीं होता है। नंबर 2 है यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति होता है। नंबर 3 इसे लेखा इकाई भी कहा जाता है। नंबर 4 IMF द्वारा इसे 1969 में शुरू किया गया। नंबर 5 है SDR बास्केट या टोकरी के रूप में होता है। और नंबर 6 है SDR बास्केट में वर्तमान में 5 मुद्राएं शामिल हैं। अगर भारांश के घटते क्रम में बात करें तो डॉलर लगभग 49% है, उससे कम यूरो लगभग 24% है, उससे कम रेनमिनवी लगभग 11% है, उससे कम येन लगभग 7.5% है और सबसे कम है पाउंड लगभग 7.4%। SDR बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हैं, डॉलर, यूरो, रेनमिनवी, येन, पाउंड। SDR बास्केट में वर्ष 2015 से पहले 4 मुद्राएं शामिल थीं, डॉलर, पाउंड, यूरो और येन। वर्ष 2015 में इसमें 5वीं मुद्रा चीनी युआन को जोड़ा गया, जिसे रेनमिनवी कहा जाता है। SDR बास्केट का मूल्य निर्धारण प्रतिदिन होता है, जो इसमें शामिल 5 मुद्राओं के मूल्य पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं IMF के पास रिजर्व। IMF केवल अपने सदस्य देशों को ही उधार देता है, जो कि PT 2011 में पूछा गया है। IMF केवल अपने सदस्य देशों को ही उधार देता है। वर्तमान में IMF में 190 सदस्य देश हैं। भारत IMF का संस्थापक सदस्य देश है। सभी सदस्य देश अपने घरेलू मुद्रा में IMF के पास रिजर्व रखते हैं, जिसे वे अपने फॉरेक्स में घटक के रूप में शामिल करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह देश IMF की स्वीकृति से 1 वर्ष में 4 किस्तों में उसे निकाल सकता है। IMF इस रिजर्व के बदले सदस्य देश को यह सुविधा देता है कि वे रिजर्व के अनुपात में IMF से उधार ले सकते हैं, जिसे रिजर्व ट्रांच या गोल्ड ट्रांच कहा जाता है, जो कि PT 2020 में पूछा गया है। भारत का वर्तमान में फॉरेक्स 5 मई 2023 के अनुसार लगभग
595 बिलियन डॉलर है। भारत फॉरेक्स के मामले में विश्व में वर्तमान में चौथा स्थान रखता है। पहला चीन का है, दूसरा जापान का, तीसरा स्विट्जरलैंड का, चौथा भारत का और पांचवा रूस का। अब देखते हैं आयात आवरण, इंपोर्ट कवर, जो कि पूछा जा चुका है पीटी 2016 में। आयात आवरण किसी भी देश में उन महीनों की संख्या को बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश में उपलब्ध फॉरेक्स द्वारा किया जा सकता है। आयात आवरण बराबर फॉरेक्स बटे औसतन एक महीने का आयात। उदाहरण, माना एक्स देश का फॉरेक्स 100 बिलियन डॉलर है, औसतन एक महीने का आयात 10 बिलियन डॉलर है, तो आयात आवरण बराबर हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर बटे 10 बिलियन डॉलर बराबर 10 महीने। यह अनिवार्य नहीं है कि फॉरेक्स में वृद्धि आयात आवरण को भी बढ़ाता है। आयात आवरण में वृद्धि के लिए अनिवार्य है कि औसतन एक महीने के आयात को स्थिर या कम रखा जाए। किसी भी देश में फॉरेक्स की उपलब्धता कम से कम 3 महीने के आयात आवरण के लिए आवश्यक होता है, जबकि 7 से 8 महीने का आयात आवरण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। वर्तमान में 5 मई 2023 के फॉरेक्स के अनुसार भारत का आयात आवरण लगभग 11 महीने है। अब हम देखते हैं भारत में फॉरेक्स। वर्ष 2017 से लेकर भारत के फॉरेक्स में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2022 में भारत के फॉरेक्स में भारी गिरावट आई है, लगभग 17 बिलियन डॉलर कम हुआ है। पुनः 2023 में भारत के फॉरेक्स में वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्ष में भारत के फॉरेक्स में लगातार वृद्धि नहीं हुआ है, क्योंकि 2022 में गिरावट आया है। अब हम देखते हैं गिडुटी ग्रीन स्पैन नियम, गिडुटी ग्रीन स्पैन रूल। यह नियम यह बताता है कि किसी भी देश का फॉरेक्स उस देश के अल्पकालिक विदेशी ऋण जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की हो का 100% भुगतान करने की क्षमता रखता हो। गिडुटी ग्रीन स्पैन नियम यह बताता है कि किसी भी देश का फॉरेक्स उस देश के अल्पकालिक विदेशी ऋण का 100% भुगतान करने की क्षमता रखता हो। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 30 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 31। हम देखें फॉरेक्स में अगर डॉलर का अंतर प्रवाह हो रहा है, यानी बहिर्प्रवाह, सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर का अगर बहिर्प्रवाह हो रहा है तो मतलब डॉलर कम हो रहा है। जब डॉलर कम होगा तो फॉरेक्स में रुपए का मूल्य ह्रास होगा, और जब डॉलर का अंतर प्रवाह होगा तो डॉलर बढ़ेगा तो रुपए में मूल्य वृद्धि होगी। ठीक, डॉलर कम यानी बहिर्प्रवाह तो रुपए का मूल्य ह्रास, डॉलर ज़्यादा यानी अंतर प्रवाह तो रुपए में मूल्य वृद्धि। अब हम देखते हैं रुपए के अवमूल्यन और मूल्य ह्रास का कारण, यानी डॉलर का बहिर्प्रवाह, रुपए के अवमूल्यन और मूल्य ह्रास का कारण, या बोले तो डॉलर का बहिर्प्रवाह। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों में वृद्धि करता है, यानी महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग, इससे विदेशी निवेशक विशेषकर एफपीआई अपना निवेश भारत से निकालकर अमेरिका में करने लगते हैं, जिससे भारत से
डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ जाता है, जो कि पीटी 2021 में पूछा गया था। दूसरा पॉइंट है कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि। तीसरा पॉइंट है आयात का महंगा होना। चौथा पॉइंट है भारत से विदेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में वृद्धि। पांचवा पॉइंट है घरेलू देश में मुद्रास्फीति का बढ़ना। छठा पॉइंट है आरबीआई द्वारा एलआरएस को अधिक उदार बनाना। अब हम देखते हैं एलआरएस। एलआरएस का मतलब है लिबरलाइज्ड रेजिस्टेंस स्कीम, यानी उदारीकृत प्रेषण स्कीम। इसे आरबीआई द्वारा वर्ष 2004 में शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत आरबीआई देश के नागरिकों को विदेशों में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डॉलर को प्रेषण यानी भेजने की अनुमति देता है। पहले यह सीमा एक वित्तीय वर्ष में 75,000 डॉलर था, जिसे आरबीआई द्वारा बढ़ाकर एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख डॉलर कर दिया गया है। अब हम देखते हैं रुपए के अवमूल्यन और मूल्यह्रास के प्रभाव। रुपए के अवमूल्यन और मूल्यह्रास के प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट है डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आती है, जिससे रुपया कमज़ोर होता है। दूसरा पॉइंट है यह निर्यात में वृद्धि करता है, क्योंकि एक बाजार में घरेलू वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी यानी हो जाती हैं। पहला पॉइंट फिर से बोलता हूँ। पहला पॉइंट है डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आती है, जिससे रुपया कमज़ोर होता है। दूसरा पॉइंट है यह निर्यात में वृद्धि करता है, क्योंकि वैश्विक बाजार में घरेलू वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। प्रतिस्पर्धी मतलब सस्ती हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है यह आयात को कम करता है, क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। इससे घरेलू देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। पांचवा पॉइंट है यह विदेशी ऋण को महंगा बना देता है, क्योंकि विनिमय दर जोखिम बढ़ने से ब्याज की देयता बढ़ जाती है। माना विदेशों से उधार बराबर 100 रुपये, विनिमय दर $1 बराबर 70 रुपये, ब्याज भुगतान सालाना 10%, तो एक साल बाद विनिमय दर रुपये के मूल्यह्रास के कारण $1 बराबर 80 रुपये। एक साल बाद 10% ब्याज बराबर $10। पहले $10 गुणे 70 बराबर 700 रुपये का भुगतान, अब $10 गुणे 80 रुपये बराबर 800 रुपये का भुगतान। ब्याज भुगतान की देयता में वृद्धि, इसलिए विदेशी ऋण महंगा हो गया। छठा पॉइंट है फॉरेक्स में कमी होती, क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रभाव फॉरेक्स में कमी होती है, क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं रुपए में अधिमूल्यन और वृद्धि का कारण। रुपए में अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि का कारण यानी डॉलर का अंतर प्रवाह। तो इसमें पहला पॉइंट है आयात की तुलना में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है विदेशों द्वारा भारत में पर्यटन अधिक हो जाना। तीसरा पॉइंट है भारत में एफडीआई और पीआई के निवेश में वृद्धि। चौथा पॉइंट है फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कमी। और पांचवा पॉइंट है भारत में निजी प्रेषण में वृद्धि।
अर्थात जब भारत के नागरिक विदेशों में आय अर्जित करके उसका प्रेषण भारत में करते हैं तो इसे निजी प्रेषण कहा जाता है। निजी प्रेषण के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। केवल वर्ष 2022-23 में भारत में लगभग $100 बिलियन का निजी प्रेषण हुआ है। अब हम देखते हैं रुपए में अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि का प्रभाव। तो इसमें पहला पॉइंट है, रुपए के मूल्य में वृद्धि होती है जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है। दूसरा पॉइंट है, फॉरेक्स में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है, निर्यात महंगा हो जाएगा क्योंकि घरेलू बाजार की वस्तुएं वैश्विक बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है, आयात में वृद्धि हो जाती है क्योंकि आयात सस्ता हो जाता है। भारत के लिए ना तो रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास लाभदायक है और ना ही रुपए का अधिमूल्यन या मूल्य वृद्धि लाभदायक होता है। कारण, विदेशी व्यापार 3 प्रकार से होता है। एक, व्यापार संतुलन यानी ट्रेड बैलेंस, जिसमें आयात निर्यात बराबर होते हैं। दूसरा होता है व्यापार आधिक्य यानी ट्रेड सरप्लस, जिसमें निर्यात ज़्यादा होता है आयात की अपेक्षा। और तीसरा है व्यापार घाटा यानी ट्रेड डिफिसिट, जिसमें आयात ज़्यादा होता है निर्यात के मुकाबले। भारत का विदेशी व्यापार अधिकांशतः घाटे का ही रहता है क्योंकि भारत का आयात कच्चा तेल, खाद्य तेल, सोना, रसायन इत्यादि उसके निर्यात की तुलना में हमेशा अधिक रहता है। इस प्रकार भारत आयात आधारित अर्थव्यवस्था माना जाता है। रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास एक ओर भारत के निर्यात को बढ़ाता है किंतु दूसरी ओर आयात को और अधिक महंगा कर देता है, जिससे अंततः व्यापार घाटे का ही रहता है। पीटी 2021 में ये पूछा गया था। रुपए का अधिमूल्यन और मूल्य वृद्धि आयात को सस्ता करता है, इससे आयात में वृद्धि होती है। यह व्यापार घाटे को ही बढ़ाता है। अवमूल्यन में रुपए का मूल्य कम होगा डॉलर के मुकाबले, अधिमूल्यन में रुपए का मूल्य बढ़ेगा डॉलर के मुकाबले। ये दोनों अवमूल्यन और अधिमूल्यन सरकार द्वारा किए जाते हैं। मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि, मूल्यह्रास में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होगा यानी डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा, जबकि मूल्य वृद्धि में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बढ़ेगा अर्थात डॉलर का अंतर्प्रवाह होगा। रुपए का मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि दोनों अंततः व्यापार घाटे को बढ़ाता है। इसलिए आरबीआई रुपए के मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स का संरक्षक होता है। रुपए के मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि पीटी 2022 में पूछा गया था कि रुपए के मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला पॉइंट है, रुपए के मूल्यह्रास को रोकने के लिए आरबीआई बाजार में डॉलर का विक्रय कर सकता है। और नंबर 2 है, रुपए में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आरबीआई बाजार से डॉलर का क्रय कर सकता है। अब हम देखते हैं मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि।
मूल्यह्रास में डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम होता है, अर्थात डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है जिसमें डॉलर कम होगा और रुपया बढ़ेगा, तो आरबीआई डॉलर का विक्रय करेगा। मूल्य वृद्धि में क्या होता है, रुपए का मूल्य बढ़ता है, डॉलर का अंतर प्रवाह होता है जिससे डॉलर बढ़ता है, रुपया कम होगा, तो यह आरबीआई डॉलर का क्रय करेगा। अब हम देखते हैं फेडरल रिजर्व, जो कि पीटी 2000। फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दर को कम करता है तो डॉलर का अंतर प्रवाह होगा जिससे रुपए में मूल्य वृद्धि होगी और आरबीआई डॉलर का क्रय कर लेगा। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करता है तो डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा, रुपए का मूल्य ह्रास होगा, तो आरबीआई डॉलर का विक्रय कर लेगा। अब देखते हैं प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी। प्रतिभूति वह प्रपत्र होता है जिसके माध्यम से सरकार और निजी कंपनी बाजार से उधार ले सकते हैं। यह एक प्रकार का गारंटी प्रपत्र होता है। प्रतिभूति दो प्रकार का होता है, नंबर 1 सरकारी प्रतिभूति, नंबर 2 निजी प्रतिभूति। तो हम देखते हैं सबसे पहले सरकारी प्रतिभूति। सरकार बाजार से उधार लेने के लिए जो प्रतिभूति जारी करता है उसे सरकारी प्रतिभूति कहा जाता है, जैसे सरकारी बॉन्ड। दूसरा है निजी प्रतिभूति। निजी कंपनी बाजार से उधार लेने के लिए जो प्रतिभूति जारी करती है उसे निजी प्रतिभूति कहा जाता है, जैसे डिवेंचर। बाजार में तरलता या मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है, जिससे मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित किया जा सके। नंबर 1 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई प्रतिभूति का विक्रय करता है। इससे तरलता या मुद्रा की आपूर्ति का प्रवाह बाजार से आरबीआई की ओर हो जाता है और बाजार में तरलता नियंत्रित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है मंदी को दूर करने के लिए तथा बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय करता है। इससे तरलता या मुद्रा का प्रवाह आरबीआई से बाजार की ओर होता है। अब हम देखते हैं विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट। वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को आसानी से किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है उसे ही विनिमय दर कहा जा सकता है। वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को आसानी से किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है उसे ही विनिमय दर कहा जा सकता है। उदाहरण $1 बराबर 82 रुपये और ₹1 बराबर 1/82 डॉलर। विनिमय दर के आधार पर रुपये के संदर्भ में निम्न मुद्राएं घटते क्रम में पाउंड लगभग 103 रुपया होता है, यूरो लगभग 88 रुपये होता है, डॉलर लगभग 82 रुपये होता है, रेनमिनवी लगभग 11 रुपये होता है और येन लगभग 0.6 रुपये होता है। तो विनिमय दर के आधार पर रुपए के संदर्भ में निम्न मुद्राएं घटते क्रम में हैं। तो सबसे पहले है पाउंड, उससे कम यूरो, उससे कम डॉलर, उससे कम रेनमिनवी और सबसे कम येन। तो इसी के साथ का लेक्चर नंबर 31 यहीं पे समाप्त होता है। ये अर्थव्यवस्था क्लास 32। विनिमय दर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थिर विनिमय दर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नंबर 2 नम्य
या लचीली विनिमय दर, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नंबर 3, प्रबंधित नम्य विनिमय दर, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर विनिमय दर, जहां विनिमय दर का निर्धारण सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाए तथा जिसमें बाजार की भूमिका न्यून हो। भारत में 1947 से लेकर 1991 तक स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू था। अब देखते हैं नम्य विनिमय दर, जहां विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति द्वारा हो तथा जिसमें सरकार और केंद्रीय बैंक की भूमिका न्यून हो। भारत में इसे कभी भी लागू नहीं किया गया। तीसरा है प्रबंधित नम्य विनिमय दर, जहां विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति द्वारा हो तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। इसे डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरलता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप करते हैं। भारत में 1994 से लेकर अब तक प्रबंधित नम्य विनिमय दर प्रणाली लागू है। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विनिमय दर प्रणाली, अब हम देखते हैं भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विनिमय दर प्रणाली। वर्ष 1947 में $1 बराबर ₹1 था। कारण नंबर 1, भारत के ऊपर कोई ऋण दायित्व नहीं था। नंबर 2, रुपया पाउंड स्टर्लिंग से सह संबंध था। पाउंड स्टर्लिंग जो है ये ब्रिटेन की मुद्रा थी। 1944 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां अमेरिका द्वारा एडजस्टेड पैक्ड सिस्टम को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत डॉलर को स्वर्ण मांग यानी गोल्ड वैल्यू से जोड़ा गया। अर्थात कोई भी मुद्रा यदि डॉलर से संबंध होता है तो वह परोक्ष रूप से स्वर्ण मांग से संबंधित होगा। स्वर्ण डॉलर से, डॉलर मुद्रा से। रुपया 1947 से 1971 तक स्वर्ण डॉलर से कनेक्ट है और डॉलर पाउंड, पाउंड रुपया। 1971 में एडजस्टेड पैक्ड सिस्टम को समाप्त किया गया, किंतु 1975 तक रुपया पाउंड से संबंधित था। 1975 में रुपये को पाउंड से असंबद्ध कर 1975 में रुपये को पाउंड से असंबद्ध कर अन्य मुद्राओं से भी जोड़ा गया। इस प्रकार 1947 से लेकर 1975 तक भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू था, जहां विनिमय दर का निर्धारण सरकार करती है, क्योंकि रुपया पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित था। 1975 से लेकर 1991 तक भारत में विनिमय दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा किया जाता था। $1 बराबर ₹10। इसलिए 1975 से लेकर 1991 तक भी स्थिर विनिमय दर प्रणाली ही लागू था। 1991 में देश में एलपीजी सुधार को लागू किया गया। 1992 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के स्थान पर LERMS को शुरू किया गया। LERMS लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम
लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधित प्रणाली, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधित प्रणाली। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे 1992 में शुरू किया गया। इसे दोहरी विनिमय दर प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दो प्रकार से विनिमय दर का निर्धारण होता है। 40% विनिमय दर का निर्धारण सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दर से, अन्य 60% विनिमय दर का निर्धारण बाजार द्वारा तय किए गए विनिमय दर से। किंतु यह प्रणाली अत्यंत जटिल होने के कारण 1994 में इसे समाप्त करके एकीकृत विनिमय दर प्रणाली यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू किया गया। यहाँ विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति द्वारा होता है। इसे प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है क्योंकि आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इस प्रकार 1994 से लेकर अब तक भारत में प्रबंधित नम्य विनिमय दर प्रणाली ही लागू है। अब हम देखते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, जो कि पीटी 2024 में पूछा गया है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब है मौद्रिक नीति, फॉरेक्स और विनिमय दर में। तो विनिमय दर का नियंत्रणकर्ता आरबीआई है, मौद्रिक नीति का निर्धारणकर्ता आरबीआई है और फॉरेक्स का संरक्षक जो है वो भी आरबीआई है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी यह बताता है कि उपर्युक्त में से किन्हीं दो को आरबीआई एक साथ नियंत्रित कर सकता है, जबकि तीनों को एक साथ नियंत्रण असंभव है। वर्ष 2022 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर 6% से अधिक था। मुद्रास्फीति अधिक होने के कारण रुपए का मूल्य ह्रास हुआ। इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई नंबर 1 मौद्रिक नीति के अंतर्गत महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया। नंबर 2 रुपए के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा बाजार में डॉलर का विक्रय किया गया। और नंबर 3 है इस कारण फॉरेक्स में लगभग $70 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार 2022 में मौद्रिक नीति और विनिमय दर को नियंत्रित करने में फॉरेक्स अनियंत्रित हुआ। अब हम देखते हैं मुद्रा की चालबाजी यानी करेंसी मैनिपुलेशन, जो कि मेंस 2018 में पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा मुद्रा चालबाजी सूची जारी किया जाता है। अमेरिका इस सूची में उन देशों को शामिल करता है जो निम्न 3 शर्तों को पूरा करते हों। नंबर 1 वह अमेरिका का व्यापारिक भागीदारी देश हो तथा अमेरिका के साथ व्यापार उस देश के पक्ष में हो, यानी अमेरिका को निर्यात अधिक हो। इस प्रकार उस देश का एक वर्ष में व्यापार आधिक्य $20 बिलियन से अधिक हो। इस प्रकार उस देश का एक वर्ष में व्यापार आधिक्य $20 बिलियन से अधिक हो। नंबर 2 है चालू खाता यानी विदेशी व्यापार लगभग जीडीपी के 2% से अधिक के आधिक्य में हो, यानी निर्यात आयात से अधिक हो। और नंबर 3 है केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर में हस्तक्षेप अत्यधिक हो, अर्थात जीडीपी के 2% से अधिक हो।
केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार से विदेशी मुद्रा का क्रय। भारत अधिकांशतः मुद्रा चालबाजी के निगरानी सूची में शामिल होता है, क्योंकि भारत केवल 2 ही शर्तों को पूरा कर पाता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार घाटे का ही होता है। यदि कोई देश मुद्रा चालबाजी सूची में शामिल होता है तो इससे उस देश का विदेशी व्यापार अत्यधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 32 यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 33। अब हम 2 चीज़ों को देखेंगे, एक है REER और दूसरा है NEER। REER का मतलब है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, और NEER का मतलब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी अंकित या मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर। तो ये PT 2022 में पूछा भी जा चुका है। REER यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। NEER मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अंकित या मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर। तो इसमें इन दोनों को मिलाकर पहला पॉइंट है REER और NEER की गणना RBI द्वारा किया जाता है। नंबर 2 है RBI इसकी गणना के लिए मुद्राओं के 2 बास्केट का प्रयोग करता है। पहली टोकरी में 6 मुद्राएं, जबकि दूसरी टोकरी में पहले 36 मुद्रा था, जिसे 2022 में बढ़ाकर 40 किया गया। नंबर 3 है इन बास्केट में उन्हीं मुद्राओं को शामिल किया जाता है जिन देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध हो। नंबर 4 है NEER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता। NEER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 33 यहीं पे समाप्त नहीं होता है, जबकि REER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। NEER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है, जबकि REER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। 5वां पॉइंट है REER की गणना में RBI वर्ष 2015 से पहले WPI का प्रयोग करता था, जबकि उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर वर्ष 2015 से WPI के स्थान पर CPI R+U का प्रयोग करता है। ये PT 2020 में पूछा जा चुका है। नंबर 6 है NEER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है, इसलिए यहाँ मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार NEER मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करता है। नंबर 7 है NEER के बढ़ने पर डॉलर और रुपए के बीच अपसरण बढ़ता है। NEER के बढ़ने पर डॉलर और रुपए के बीच अभिसरण बढ़ता है। जैसे $1 बराबर 82 रुपये, $1 बराबर 70 रुपये। 8वां पॉइंट है REER में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। इस प्रकार REER मुद्रा के मूल्यह्रास को बढ़ावा देता है। 9वां पॉइंट है REER के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्यह्रास भी बढ़ता है। 10वां पॉइंट है रुपए का मूल्यह्रास वैश्विक बाजार में भारत की वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाता है, किंतु इसके बावजूद आयात महंगा होने से व्यापार अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल हो जाता है। फिर से 10वां पॉइंट पढ़ता हूँ। रुपए का मूल्यह्रास वैश्विक बाजार में भारत की वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाता है, किंतु इसके बावजूद आयात महंगा होने से व्यापार अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल हो जाता है।
जैसे यूएसए में $1 बराबर 80 रुपये है, यानी इसमें NEER है, तो इसमें मुद्रास्फीति केवल 5% था। इंडिया है जैसे $1 बराबर 80 रुपये, तो इसमें NER यानी मुद्रास्फीति 10% है। तो REER बराबर हो जाएगा 80 × 5/100 बराबर 4 रुपये, और जबकि इंडिया में REER बराबर हो जाएगा 84, यानी REER बराबर हो जाएगा 4 रुपये, तो अब हो जाएगा इंडिया में 84 रुपये। ठीक, इस प्रकार घरेलू देश में मुद्रास्फीति बढ़ने पर REER और NEER के बीच अपसरण अधिक होगा। इस प्रकार घरेलू देश में मुद्रास्फीति बढ़ने पर REER और NEER के बीच अपसरण अधिक होगा। अब शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश में मौद्रिक नीति के निर्माण और उसके संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RBI को बैंकों का बैंक, बैंकों का अंतिम ऋणदाता और सरकार का बैंक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं RBI की स्थापना। 1922 में एक समिति का गठन किया गया, रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड इंडियन करेंसी। 1922 में एक समिति का गठन किया गया, रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड इंडियन करेंसी, रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड इंडियन करेंसी। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष हिल्टन यंग थे, इसलिए इसे हिल्टन यंग समिति भी कहा जाता है। समिति ने अपनी सिफारिश या रिपोर्ट 1926 में दी, जिसके आधार पर वर्ष 1934 में RBI अधिनियम 1934 पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में RBI का गठन किया गया। वर्ष 1935 से लेकर 1937 तक RBI का मुख्यालय कलकत्ता था। वर्ष 1937 में मुख्यालय को मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान में RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थिर है। वर्ष 1947 तक RBI बर्मा के केंद्रीय बैंक, वर्ष 1947 तक RBI बर्मा के केंद्रीय बैंक और जुलाई 1948 तक RBI पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भूमिका का निर्वहन किया। RBI का लेखांकन वर्ष पहले 1 जुलाई से 30 जून था। वर्ष 2020-21 में बिमल जालान समिति के सिफारिश पर RBI के लेखांकन वर्ष को परिवर्तित करके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यानी वित्तीय वर्ष कर दिया गया। वर्ष 2020-21 में RBI का लेखांकन वर्ष केवल 9 महीने यानी 1 जुलाई से 31 मार्च का था। RBI का प्रतीक चिन्ह बाघ यानी टाइगर, पूर्व में शेर था और पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़ है। तो RBI का प्रतीक चिन्ह बाघ और पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़ है। RBI का मुख्य गवर्नर होता है। RBI के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये PT 2021 में पूछा गया था। RBI के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। RBI गवर्नर को सभी शक्ति RBI अधिनियम 1934 से प्राप्त होता है। ये भी PT 2021 में पूछा गया है। RBI गवर्नर को सभी शक्ति RBI अधिनियम 1934 से प्राप्त होता है। RBI गवर्नर की नियुक्ति कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जिसमें न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
जबकि अन्य 2 वर्ष का कार्यकाल सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर A.O. स्मिथ यानी ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर C.D. देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर यानी 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल और 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। आज़ादी के बाद आरबीआई का स्वामित्व और नियंत्रण निजी क्षेत्रों के पास था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड ऑनरशिप एक्ट 1948, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात आरबीआई का पूर्ण स्वामी और नियंत्रण सरकार के हाथों में आ गया। 2 शब्द है, एक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और एक शब्द है राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीयकरण। जब सरकार संसद में अधिनियम पारित कर किसी निजी कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है तो इस प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जैसे 1969 में 14 बड़े निजी कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हम देखते हैं निजीकरण। जब सरकार अपने सरकारी उपक्रम या कंपनी जिसका न्यूनतम 51% हिस्सा सरकार का हो को विनिवेश के माध्यम से उसका स्वामित्व और नियंत्रण निजी क्षेत्रों को सौंप देती है तो इस प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। जैसे एयर इंडिया का विनिवेश टाटा समूह द्वारा। अब हम देखते हैं विनिवेश क्या है। विनिवेश का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश वह प्रक्रिया है जहां सरकार अपने स्वामित्व या शेयरधारिता का विक्रय बाजार में करती है। विनिवेश वह प्रक्रिया है जहां सरकार अपने स्वामित्व या शेयरधारिता का विक्रय बाजार में करती है। अब हम देखते हैं आरबीआई अधिनियम 1934 जो कि पीटी 2021 में पूछा गया है। आरबीआई अधिनियम 1934 में 60 से भी अधिक धाराएं हैं। धारा नंबर 3 की विशेषता है, धारा नंबर 3 है आरबीआई की स्थापना से संबंधित। धारा 4 है आरबीआई की पूंजी से संबंधित। धारा 7 है जो कि पीटी 2021 में पूछा गया है। धारा 7 है आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है किंतु आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है किंतु सरकार धारा 7 के द्वारा आरबीआई के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है। धारा 7 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सरकार जनहित में आरबीआई गवर्नर से परामर्श करके निर्णय ले सकती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार जनहित में आरबीआई गवर्नर से परामर्श करके निर्णय ले सकती है, जिसे मानने के लिए आरबीआई गवर्नर बाध्य होते हैं। धारा 8 है सीबीडी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केंद्रीय निदेशक बोर्ड से संबंधित। तो धारा 8 है केंद्रीय निदेशक बोर्ड से संबंधित। धारा 17 है आरबीआई सरकार के ऋण दान कार्यक्रम का संचालन करता है। पीटी 2001 में पूछा गया है। धारा 17 है आरबीआई सरकार के ऋण दान कार्यक्रम का संचालन करता है। धारा 22 के अनुसार जो कि पीटी 2024 में पूछा जा सकता है,
धारा 22 के अनुसार आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार। धारा 45ZA है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, जो कि 24 में पूछा जा सकता है। धारा 45ZA है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और धारा 45ZB है मौद्रिक नीति समिति, जो कि पीटी 2017 में पूछा गया था। तो धारा 45ZB है मौद्रिक नीति समिति। धारा 47 है आरबीआई द्वारा अपने लाभांश का हस्तांतरण सरकार को करता है। धारा 47 के अनुसार आरबीआई द्वारा अपने लाभांश का हस्तांतरण सरकार को करता है। अब हम देखते हैं जो पीटी में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी जिसका 100% स्वामित्व आरबीआई के पास है। आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी जिनका 100% स्वामित्व आरबीआई के पास है। तो इसमें पहली कंपनी है DICGC। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा है BRBNMPL। BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कंपनी है REBIT। REBIT यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और चौथा कंपनी है RBIH। RBIH रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। और पांचवा कंपनी है इफ्तास। IFTAS इफ्तास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस। तो हम फिर से देखते हैं आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी जिसका 100% स्वामित्व आरबीआई के पास है। पहली कंपनी है DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा है BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है REBIT यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चौथा है RBIH यानी रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। पांचवा है इफ्तास यानी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस। अब हम देखते हैं सबसे पहले DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1978 में DICGC एक्ट 1961 के तहत किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका कार्य है यह बैंकों में जमा पर अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा देता है। पहले यह अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए था जिसे वर्ष 2021 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। यहाँ प्रीमियम का भुगतान कंपनी को बैंक द्वारा किया जाएगा। अब हम देखते हैं BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो करेंसी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है नोट करेंसी में और एक होता है सिक्का। तो नोट जो है वो RBI एक्ट 1934 की धारा 22 द्वारा
प्रिंट किया जाता है और इसकी प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस में होता है। प्रिंटिंग प्रेस 4 जगह अवस्थित है, नासिक, देवास, मैसूर, सालबनी। नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी। नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी। नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी। जहाँ पे नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस को जहाँ पर नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस का 100% स्वामित्व सरकार का SPMCIL द्वारा नियंत्रण है। यानी नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस पर 100% स्वामित्व सरकार का है, जिस पर वो SPMCIL द्वारा नियंत्रण रखता है। SPMCIL का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड माइनिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस को 100% स्वामित्व सरकार का है, SPMCIL द्वारा नियंत्रण है। इसकी स्थापना 2006 में किया गया SPMCIL की, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो मैसूर और सालबनी का प्रिंटिंग प्रेस है उसका नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है, जिस पर 100% स्वामित्व RBI का है। इसकी स्थापना 1995 में किया गया और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। RBI इस पर BRBNMPL द्वारा नियंत्रण करती है। दूसरा करेंसी में आता है सिक्का। सिक्का जो है वो सरकार द्वारा सिक्का अधिनियम 2011 और पहले 1906 के तहत इसकी ढलाई होती है। इसकी ढलाई टकसाल यानी मिंट में होता है। टकसाल 4 है, 4 जगह अवस्थित है टकसाल। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इसका संचालक और नियंत्रण सरकार SPMCIL द्वारा करती है। इन चारों का संचालक और नियंत्रण सरकार SPMCIL द्वारा करती है। SPMCIL का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सिक्का 4 जगह ढलाई होती है, 4 जगह टकसाल है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। जबकि नोट का प्रिंटिंग प्रेस 4 जगह है, नासिक, देवास, मैसूर, सालबनी। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 33 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है।